हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8th चैप्टर 8th दैट इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो क्या होते हैं सेल? सेल को बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है? कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं सेल? किस किस टाइप के होते हैं? क्या उनके साइज होते हैं? और सेल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और उनके क्या फंक्शन होते हैं? इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेल। अ सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल क्या है जी? एक बेसिक स्ट्रक्चरल मीन्स कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे मिलके बना है? सेल से मिलके बना है। फंक्शनल मतलब हर एक सेल अपना एक फंक्शन परफॉर्म करता है जिससे पूरा ऑर्गेनिज्म कोई काम कर सके। बायोलॉजिकल लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, इसीलिए इसको बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। अ सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे छोटा क्या होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में? सेल होता है। दैट कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली एंड सेल्स आर ऑफन कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। जो अकेला क्या कर सकता है? इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर सकता है, अपने जैसे को जन्म दे देते हैं सेल। और जो सेल है उसको बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ कहा जाता है। लाइफ को बनाने वाले ब्लॉक्स, उनको क्या कहा जाता है? बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जाता है। और लैटिन लैंग्वेज के अंदर सेल का मतलब होता है स्मॉल रूम, छोटा सा कमरा। आप देख सकते हैं यहां पर डायग्राम के अंदर कि ये रूम जैसा दिखाई दे रहा है। छोटे छोटे बहुत सारे रूम्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। सो सेल की डिस्कवरी किसने, कब और कैसे की थी? डिस्कवरी ऑफ द सेल, सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। ये क्या है? माइक्रोस्कोप। माइक्रो का मतलब होता है छोटा और स्कोप का मतलब उसमें देख पाने वाली जो डिवाइस है उसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप। बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ों को देखने के लिए जिस डिवाइस का यूज़ किया जाता है उसको माइक्रोस्कोप कहा जाता है। तो उन्होंने कुछ ऐसी स्लाइड देखी थी। किस चीज़ से बनाई थी अभी देखेंगे। उन्होंने कॉर्क की एक स्लाइड तैयार की थी, उसकी स्लाइस को काट के, और उसके अंदर उन्होंने एम्प्टी स्पेस देखी थी जिनको उन्होंने क्या नाम दिया? सेल नाम दिया। हुक सॉ हनी कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर व्हेन ही ऑब्जर्व्ड थिन स्लाइसेस ऑफ कॉर्क अंडर अ माइक्रोस्कोप। जब उन्होंने कॉर्क की पतली पतली स्लाइसेस को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उनको एक हनी कोम्ब जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया। मधुमक्खी का छत्ता नहीं होता ऐसा सा कुछ स्ट्रक्चर उनको उसमें दिखाई दिया। He noticed that each box was separated from the other by a partition or a wall। और उन्होंने क्या देखा कि हर एक बॉक्स एक दूसरे से क्या थे? सेपरेटेड थे एक वॉल के द्वारा। He was the one to name each of these boxes as cell। तो सेल नाम किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने ही उन छोटे कंपार्टमेंट्स को सेल का नाम दिया था। अब ये कॉर्क की जो स्लाइस बनाई है कहां से आई? ट्री की जो बार्क होती है उससे निकलता है कॉर्क। कॉर्क इज अ पार्ट ऑफ बार्क ऑफ ट्री। आपने ट्री देखा होगा, उसका ट्रंक देखा होगा, तना, उसके ऊपर आपने कुछ यूं हार्ड सरफेस के ऊपर हार्ड सब्सटेंस देखे होंगे जो ऐसे लगे हुए होते हैं। दैट इज नोन एज बार्क। उस बार्क में से क्या ऑब्टेन किया जाता है? कॉर्क ऑब्टेन किया जाता है। और उसी के अंदर उन्होंने क्या किया था? सेल की डिस्कवरी की थी। Scientists could study cell of living organism only when improved microscope with high magnification were invented। साइंटिस्ट सेल के बारे में ज़्यादा डिस्कवरी कब कर पाते? जब उनके पास इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप होते। तो लगभग 150 सालों तक, जब तक हुक ने सबसे पहली बार सेल को ऑब्जर्व किया था, उसके 150 सालों तक साइंटिस्ट को सेल के बारे में ज़्यादा पता नहीं चला क्योंकि हाई मैग्निफिकेशन वाले माइक्रोस्कोप इन्वेंट नहीं हुए थे। तो इन 1830 दो जर्मन साइंटिस्ट थे, एक थे सिल्चडेन और दूसरे थे स्वान। उन्होंने एक सेल थ्योरी प्रपोज की थी। क्या दी थी उन्होंने? एक सेल थ्योरी दी थी। क्या कहती है सेल थ्योरी? कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बने हैं? सेल से मिलके बने हैं। किससे मिलके बने हैं? सेल से मिलके बने हैं। और जो सेल है वही बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की। जो सेल हैं उसी से मिलके बने हैं सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, और सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे बेसिक स्ट्रक्चर मतलब सभी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर सेल से मिलकर बना है, और वही क्या कहलाती है? उसकी फंक्शनल यूनिट भी कहलाती है।
ऑल सेल्स आर बोर्न आउट ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल थ्रू सेल डिवीजन। जैसा हमने पहले पढ़ा था वही कह रहे हैं इस थ्योरी के अंदर भी कि कोई भी जो नया सेल है वो पुराने सेल से ही जन्म लेता है। तो ये 3 पॉइंट कहे गए थे सेल थ्योरी के अंदर। सो सेल आर ऑफन रेफर्ड टू एज ब्रिक। जब भी हम सेल को बताना स्टार्ट करते हैं तो हम इसका कंपैरिजन ब्रिक के साथ करते हैं, क्योंकि कोई भी जो बिल्डिंग बनी है उस बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे जो छोटा बेसिक यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है वो क्या होती है, आपकी ब्रिक। इसी प्रकार से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बना हुआ है उसकी जो सबसे छोटी यूनिट है वो क्या होती है, सेल होती है। लेकिन सेल क्या है, थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं। ब्रिक तो सिंपल सा है, नॉन लिविंग थिंग है। जो सेल्स हैं वो कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर हैं जिनकी डिफरेंट शेप, साइज और फंक्शन होते हैं। जो फंक्शन है किसी भी सेल के वो उसकी शेप और साइज के ऊपर डिपेंड करते हैं। जो हेन का एग होता है वो सिंगल सेल होता है विच कैन बी सीन बाय द नेक्ड आइज। अभी तक हमने पढ़ा था माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं सेल्स को, बहुत छोटे होते हैं। लेकिन कोई भी एग हो, जैसे हेन का एग जो आपने कॉमन देखा होगा, वो किसका एग्जाम्पल है, एक सिंगल सेल का एग्जाम्पल है। तो किसी भी चीज का एग आपका सिंगल सेल का एग्जाम्पल होगा। सो जो सेल है, सेल के अंदर 3 बेसिक कंपोनेंट सभी सेल के अंदर देखने को मिलेंगे। पहला है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा है साइटोप्लाज्म और तीसरा है न्यूक्लियस। तो इनके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि क्या क्या होते हैं ये। जो आपका जो सेल है, सेल के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि वो सभी जो सेल्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेटेड हैं किसी वॉल के थ्रू। जो वॉल है, जो सेल के चारों तरफ मेम्ब्रेन है, उसको क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। इसका दूसरा नाम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो द सेल मेम्ब्रेन separates cell from one another and also the internal contents from the surrounding medium। तो जो सेल की मेम्ब्रेन है वो एक सेल को दूसरे सेल से भी अलग करती है और अपने अंदर जो मीडियम प्रेजेंट है उसको बाहर के मीडियम से सेपरेट करके रखने में मदद करती है। इट इज पोरस। पोरस मीन्स पोर। पोर का मतलब क्या होता है, छिद्र, छेद। तो पोरस है, इसका मतलब इसके अंदर सब्सटेंस अंदर बाहर हो सकता है। एंड दैट्स व्हाई इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। सब्सटेंस को अंदर भी आने देती है सेल के और बाहर भी जाने देती है। सिलेक्ट करके भेजती है, इसलिए इसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म। अब ये सेल है, सेल मेम्ब्रेन होगी, सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है इसके, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है सेल में, उसको क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्म कहा जाता है। इट इज द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट है उसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। जितने भी सेल के कंपोनेंट्स हैं, बाकी जो ऑर्गेनेलीज हैं, वो सभी इसी साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। वेरियस अदर कंपोनेंट्स और ऑर्गेनेलीज ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। वो सब किस में प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होते हैं। ये देख लीजिए, यहां पे आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। ये आउटर मेम्ब्रेन जो है इस सेल की, दैट इज नॉन एज सेल मेम्ब्रेन, दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेंटर में जो है दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ भी एक मेम्ब्रेन होती है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। इन दोनों के बीच में जो यहां पे फ्लूइड है आपका प्रेजेंट, उसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म, जेली लाइक जो सब्सटेंस। और इसी के अंदर दूसरे सेल ऑर्गेनेलीज आपको दिखाई दे जाएंगे। नेक्स्ट जो थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, दैट इज न्यूक्लियस। इट इज जनरली स्पेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल। ये आमतौर पर स्पेरिकल होता है और सेंटर में प्रेजेंट होता है, जनरली लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द सेल। द न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। अभी हमने ऊपर बात की थी कि वो साइटोप्लाज्म से सेपरेट होता है विद द हेल्प ऑफ ए मेम्ब्रेन दैट इज नॉन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन है तो नाम क्या हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेल के चारों तरफ मेम्ब्रेन थी तो नाम हो गया था सेल मेम्ब्रेन। इट यूजेस इंफॉर्मेशन इन द क्रोमोसोम टू डिसाइड what each organelle should do and the functions of the cell। तो जो क्रोमोसोम्स हैं वो हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं
एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स से उनके बच्चों में इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं कि कौन सा प्रोटीन कब बनेगा, उसका शेप, साइज, स्ट्रक्चर कैसा होगा, कैसा वो इंडिविजुअल दिखाई देगा। सो न्यूक्लियस कंटेन एन इवन स्मॉल कंसंट्रेटेड मटेरियल कॉल्ड न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के सेंटर में भी एक छोटा सा मटेरियल होता है जिसको न्यूक्लियोलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसको न्यूक्लियोलस कहा जाता है। सो क्रोमोसोम, अभी हमने बात की क्रोमोसोम, कुछ बता रहे थे कि क्रोमोसोम होता है, तो क्रोमोसोम क्या है? द न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम। न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसे करके, उसको क्रोमेटिन मटेरियल कहा जाता है। लेकिन जैसे ही सेल डिवाइड होने वाला होता है, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर अटेन कर लेते हैं और इन स्ट्रक्चर्स को क्या कहा जाता है? क्रोमोसोम कहा जाता है। दीज कैरी जीन्स, ये जीन कैरी करते हैं। इनके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, ऐसे डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, और इनका जो डीएनए का जो छोटा सेगमेंट है, उस छोटे सेगमेंट को क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है। एंड हेल्प इन इनहेरिटेंस और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। और पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग, माँ बाप से बच्चों में जो कैरेक्टर्स जाते हैं वो ये जीन ही कैरी करते हैं। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए। जो क्रोमोसोम है वो डीएनए से मिलके बने हैं, इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन, जो मैंने आपको बताया था, क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म में, एंड प्रोटीन। क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ फीचर फ्रॉम द पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। तो जो क्रोमोसोम है वो इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं डीएनए के फॉर्म में। डीएनए के अंदर छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं जिनको जीन कहा जाता है, जो माँ बाप से बच्चे में इंफॉर्मेशन को लेके जाते हैं कि आने वाली जनरेशन कैसी दिखाई देगी। माँ बाप के कैरेक्टर्स इसी वजह से बच्चों में दिखाई देते हैं। बचपन में सबने सुना होगा कि आप अपने मम्मी पापा जैसे दिखाई देते हैं, आपकी नाक मम्मी जैसी है, आपकी आंखें आपके पापा जैसी हैं। वो इसीलिए है क्योंकि उनके डीएनए ही आपके अंदर आए हैं और उसी इंफॉर्मेशन के बेस पे आपकी बॉडी का निर्माण हुआ है। सो डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। सो डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो इंफॉर्मेशन कैरी करता है जो हेल्प करती है बॉडी की कंस्ट्रक्शन में और ऑर्गेनाइजेशन में, कि बॉडी कैसी दिखाई देगी। तो ये कुछ डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, दो है ना इसके अंदर, ये देखो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बोलते हैं। सो ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। तो ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत वैरायटी होती है सेल्स के अंदर, उनकी शेप भी डिफरेंट होती है और उनका साइज भी डिफरेंट होता है। टू स्टडी सेल साइंटिस्ट यूज माइक्रोस्कोप टू मैग्नीफाई देम। उनको बड़ा करके देखने के लिए साइंटिस्ट माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। दे ऑफन यूज स्टेन्स। स्टेन्स क्या होता है? डाई। डाई करने से क्या होता है? जो पार्ट्स हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स सेल के अंदर प्रेजेंट हैं, वो कलर्ड हो जाते हैं, जिनसे उनकी जो स्टडी है वो डिटेल में की जा सके। नंबर ऑफ सेल्स, देयर आर बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल इन ए टॉल ट्री और ए लार्ज एनिमल। बिलियन मतलब 1000 मिलियन, ट्रिलियन मतलब 1000 बिलियन। इतने सारे सेल्स होते हैं बड़े पेड़ और बड़े जानवरों के अंदर। एक ह्यूमन के अंदर भी ट्रिलियंस ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं, जिनकी डिफरेंट डिफरेंट शेप, साइज और फंक्शन होते हैं, जिनके बारे में डिटेल में हम इस चैप्टर में आगे देखेंगे। सो ऑर्गेनिज्म कैन बी ऑफ टू टाइप। दो टाइप के हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल। पहला है मल्टी सेलुलर। मल्टी मतलब कई सारे, सेलुलर मतलब सेल ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? जो एक सेल से ज्यादा से बने, जैसे मैंगो ट्री, फ्रॉग, ह्यूमन, गोट, कैट, जो भी ट्री का नाम लोगे, दीज आर ऑल मल्टी सेलुलर। जिसमें एक से ज्यादा सेल प्रेजेंट हो उनको मल्टी सेलुलर बोलते हैं। दूसरे हो गए यूनिसेलुलर, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सेल हो, उसको क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर बोलेंगे। जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनि मतलब वन, सेलुलर मतलब एक सेल से बने हुए। डिड यू नो, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पे, कि जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो बिलियंस ऑफ सेल से बने हो, उनके जीवन की शुरुआत एक सिंगल सेल से होती है। जो फर्टिलाइज्ड एग है विच इज अ सिंगल सेल, मदर से आते हैं आपके फीमेल गैमेट,
फादर से आते हैं मेल गैमेट, वो भी क्या होते हैं, सिंगल सेल होते हैं। मदर से एग आता है, फादर से स्पर्म्स आते हैं, दोनों क्या है, सिंगल सेल। जैसे ही दोनों फ्यूज करते हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो सबसे पहला स्ट्रक्चर हमको मिलता है दैट इज जाइगोट। और जाइगोट इटसेल्फ इज अ सिंगल सेल, और उस सिंगल सेल से ही हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं। तो हमें याद रखना है कि कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, उसके जीवन की शुरुआत एक सिंगल सेल से होती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। Next topic in next video. Thank you very much. Take care. God bless you.